हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज में। यह एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता। लगातार आप इस सीरीज से जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अगर आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो इसको शेयर जरूर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर मिलेगा आपको जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम। आने वाले समय में रेलवे के लिए सीरीज भी मिलेगी और अदर एग्जाम है जो उन सबकी यहाँ पर सीरीज भी मिलेगी। चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, मैं सारे के सारे एग्जाम्स कवर करने के मूड में हूँ। इसके लिए जो कि जीके है और जीएस है वो मैं आराम से कवर कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्लस पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी वहां पर समय समय पर हो रहे हैं। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर फ्री मॉक्स और कोर्सेस भी आपको मिलेंगे। बाकी देखिए, अगर आप इस लेक्चर सीरीज का सारा पहले से एक्सेस चाहते हैं तो आप रैंक अप पीवाईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सबसे पहले जल्द से जल्द वहां पर एक्सेस मिल चुके होंगे सारे लेक्चर्स का, ठीक है। जहां पर प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इनका डिटेल सोल्यूशन भी अवेलेबल है, साथ में डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ऐप जो है कंप्लीट कोर्स भी आपको मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। सब कुछ है कंप्लीट, जो है बुक है जी के पीवाईक्यू की बुक है, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो वो बाइलिंगुअल हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सब कुछ। और यह बैच जो है 199 का है, लेकिन अभी अगर आप परचेज करेंगे तो आप इस जो PYQ50 नाम से कूपन कोड यूज करेंगे और वहां पर आपको यह जो बैच है 149 का मिल जाएगा। तो आपको आराम से ये बैच परचेज कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। बैच कैसे परचेज करना है उसके बारे में मैं भी आपको बता दूं। आपको ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, प्राइम अकेडमी आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको जाना है पेड कोर्स सेक्शन में, जाना है यहाँ पर पेड कोर्स सेक्शन में। इसके बाद यहाँ पर आपको एसएससी सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर रैंक अप को एक्सप्लोर कर लेना है। आपको एक्सप्लोर करके आप देखोगे यहाँ पर तो आपको लेक्चर मिलेंगे जियोग्राफी के, पॉलिटी के, एंशिएंट हिस्ट्री के, मिडिवल हिस्ट्री के और मोनेस्ट्री के। ये लेक्चर जल्द से जल्द अपलोड हो चुके होंगे। बाकी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के, फिजिक्स केमिस्ट्री और जो साइंस बायोलॉजी है, सारे के सारे थोड़े से समय बाद लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। लेकिन जुलाई और अगस्त के फर्स्ट वीक में सारे के सारे लेक्चर अपलोड हो चुके होंगे। प्रैक्टिस टेस्ट भी जल्द से अपलोड हो चुके हैं। इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मोनेस्ट्री के अपलोड हो चुके हैं। इकोनॉमी के परसों तक 2-3 दिनों में अपलोड हो चुके होंगे, मतलब अपलोड हो चुके हैं। जब आपको लेक्चर मिलेगा तब तक अपलोड हो चुके होंगे सब कुछ। स्ट्रेटेजी के भी अपलोड हो चुका होगा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, यहाँ से सब कुछ एक्सप्लोर कर लेना है। उसके बाद अगर आप परचेज करेंगे तो बाय नाउ करके आप पेमेंट भी वहां पर से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बैच परचेज कर सकते हैं। बाकी आपको रैंक अप PYQ पे जाना है और PYQ50 के नाम से आपको यूज करना है कूपन कोड, ठीक है। तो 149 का ही बैच मिलेगा, जो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका था। और हाँ, फ्री वाले बच्चे भी चिंता ना करें, उनके लिए भी मैं जल्द से जल्द जो प्राइम जी प्रैक्टिस वीडियो है वहां पर मैं क्वेश्चंस ऐड करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मेरा फोकस जो है वो रैंक अप PYQ पे है, हालांकि उसके बाद जो है प्राइम जी प्रैक्टिस वीडियो पे। लेकिन एग्जाम से पहले मैं आपको सारे के सारे चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, थोड़ी सा टाइम लेकर के, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल में भी आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आपकी, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। इंडिया शब्द किस संस्कृत शब्द से आया हुआ है? तो इंडिया शब्द जो है वो किस संस्कृत शब्द से आया हुआ है, इसके बारे में पूछा हुआ है। भानु, आद्य, सर्वत्र या सिंधु? तो देखो, जो इंडिया शब्द है वो सिंधु शब्द से उत्पत्ति हुई है। सिंधु यानी कि जो सिंधु शब्द है उसका अर्थ जो है इंडिया होता है, ठीक है। सिंधु जो है एक भारत की प्रमुख नदी है, ठीक है। वर्तमान में जो है पाकिस्तान से होकर बहती है, भारत से भी निकलती है, ठीक है, भारत से होती हुई जाती है। यूनानी लोग जो थे वो क्या करते थे? सा को हा बोलते थे, ठीक है। इसलिए सिंधु को हिंदू और फिर इंडस कहा गया है, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। तो सा को क्या बोलते थे? हा बोलते थे, सा से हा बोलते थे। अब इंडिया जो बना, जिससे बाद में इंडिया बना, इंडस फिर इंडिया बन गया, ठीक है। अब ऋग्वेद में जो है सप्त सिंधु नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के कौन से सूक्त में? नदी सूक्त में जो है ऋग्वेद में हमें सप्त सिंधु नदियों का उल्लेख मिलता है। सप्त सिंधु नदियों का उल्लेख मिलता है। सब सिंधु में जैसे सिंधु नदी आ जाती है एक तो, इसके बाद कौन सी आती है? वितस्तता। अब वितस्तता जो है उसका आधुनिक नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा झेलम। और कौन सी है? अस्किनी। अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है? अस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब। और परुष्णी, परुष्णी का आधुनिक नाम जो है वो है रावी। इसके बाद आता है विपाशा। विपाशा का आधुनिक नाम है व्यास। व्यास।
और दूसरी जो उसके बाद आती है सतुद्री नदी। सतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। कितनी हो गई, 3 2 5 6 हुई। अब एक और बची है ना कि सरस्वती नदी बची है, सरस्वती नदी बची है। ठीक है, तो ये सारी की सारी नदियां होंगी, सप्त सिंधु नदियां भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है? तो वास्तुशिल्प तत्व जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है। तो देखो इसमें आता है जिप्सम का मोर्टार जो है उसको बाहर नहीं रखा गया है, जिप्सम का मोर्टार यूज किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, जिप्सम का मोर्टार जो है निर्माण कार्य में यूज होता था। और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है धूप में सुखाई गई ईंटें जो हैं इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से मिलते हैं, धौलावीरा से मिलता है। और पकी हुई ईंटों के साक्ष्य जो हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलते हैं, और हड़प्पा से मिलते हैं। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखना है आपको, जो लोहे की पटियाएं हैं, लोहा तो यूज ही नहीं होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो लोहा तो वाला तो गलत ही हो जाएगा वैसे भी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? अब पाकिस्तान में स्थित है वो आपको बताना है, सिंधु घाटी स्थल कौन सा है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं हम। जैसे सबसे पहले हम इसमें हड़प्पा अभी छोड़ देते हैं, हड़प्पा को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये ही पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अभी वर्तमान में। अब आते हैं लोथल। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित। गुजरात कहाँ पे पड़ता है? भारत में पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कहाँ पर? भोगवा नदी के पास, भोगवा नदी के पास एक बंदरगाह स्थल है लोथल, बंदरगाह स्थल है। ठीक है, प्राचीन बंदरगाह है। आलमगीरपुर जो है यह भारत का जो है यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे पूर्वी स्थल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पूर्वी स्थल जो है वो कहाँ पर पड़ेगा? यूपी में पड़ेगा, यूपी भारत में पड़ता है। कालीबंगा जो है वो कहाँ पर? राजस्थान में। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं राजस्थान में। ठीक है, और यह जो है कालीबंगा घगर नदी के पास में है, घगर नदी के पास, घगर नदी के पास है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। यह कहाँ है? हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में, शाहीवाल जिले के पास रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। ठीक है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। पुरातत्ववेताओं के अनुसार हड़प्पा के शहरों में पश्चिम का भाग छोटा और ऊंचा था जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो देखो पुरातत्ववेताओं के अनुसार जो हड़प्पा के शहरों में पश्चिम का भाग छोटा और ऊंचा था जिसे किस नाम से जाना जाता था। तो पश्चिम के भाग के बारे में पूछा हुआ है कि उसे किस नाम से जाना जाता था। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको चित्र बनाते देता हूँ, छोटा सा चित्र है, जो 2 सेकंड में बन जाएगा, 2 नहीं 3 4 सेकंड लग जाएंगे। ये ना जिस तरीके से बना रहा हूँ, हाँ बन गया सही। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो सड़कें कुछ इस तरीके से होती थी। ठीक है, जो सड़कें होती थी एक दूसरे को समकोण काटती हैं ऐसे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो सड़कें कुछ इस तरीके से थी। मैंने ज़्यादा सड़कें नहीं बना रहा हूँ, अभी सिर्फ सड़कें कुछ बना लो और बस उतने में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सड़कें होती थी। अब देखो ए वाला जो एरिया होता था निचला क्षेत्र होता था। ठीक है, निचला क्षेत्र होता था यानी कि पूर्वी जो क्षेत्र होता था, निचला भाग पूर्वी भाग होता था। पूर्वी भाग इसको निचला शहर भी कहा जाता था, निचला शहर कहा जाता था। ठीक है, और यह जो था ये ऊंचाई पर स्थित था, ये वाला जो भाग था ये पश्चिम में स्थित था। ठीक है, और ऊंचा था, ऊंचाई पर स्थित था, और लेकिन छोटा भाग था। इसको क्या कहा जाता था? गढ़ कहा जाता था, गढ़ या दुर्ग कहा जाता था, यानी कि सीटाडेल। क्या कहा जाता था? सीटाडल, सीटाडल। ठीक है, या एक्रोपोलिस भी कहा जाता था, एक्रोपोलिस। इतने सारे नाम बता दिए, कोई भी आ जाए पूछा जाए आपको बन जाना चाहिए। तो एक्रोपोलिस भी कहा जाता था।
यह जो था पश्चिम में भाग था, ये इसको पश्चिम ही लिख देते हैं, पश्चिम में स्थित था। ठीक है, तो यहीं पर जो गढ़ यानी कि शासक वर्ग लोग रहते थे यहाँ पर। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक थी। यहाँ पर जो है वो शासक वर्ग रहते थे, शासक वर्ग रहते थे। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखना एक ऐसा भी स्थल है, जैसे सारे स्थलों में से अब सब चीजें मिलती हैं आपको, सब कुछ मिलता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, जैसे चौंदड़ो है, चौंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर यह गढ़ ही नहीं है। ये वाला जो गढ़ है ये नहीं है, गढ़ नहीं है। और धौलावीरा एक स्थल, ऐसा स्थल है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया था, वो ऊंचा था, निचला था, ये तो था ही, इसके अलावा एक मध्य भाग भी था यहाँ पर। ठीक है, तो धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था, 3 भागों में विभाजित किया गया था। आपको ये वाले फैक्ट जरूर याद रख लेने हैं। तो सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो जो है निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? माया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? अब देखो यार, मोहनजोदड़ो के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी आपके आसपास रखा होगा, लो और डूब के मर जाओ। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा? मोहनजोदड़ो जो है वो है मृतकों का टीला, इसका अर्थ जो है वो है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और यह जो है सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, और यही कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है, तो खुदाई किसने करवाई थी? 1922 में आर डी बनर्जी ने की हुई थी, राखलदास बनर्जी ने, आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने की हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ जो साक्ष्य मिले हुए हैं या जो विशेषताएं हैं इसकी कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो है महान स्नानागार है, महान स्नानागार है। इसके अलावा महान अन्नागार है, अन्नागार है, महान अन्नागार भी है, जो कि एक सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, इसके अलावा पशुपति मूर्ति है, पशुपति मोहर है, और नृत्य करती कांस्य बालिका की मूर्ति है, नृत्य करती कांस्य बालिका की मूर्ति है। अब जो इसकी मूर्ति को अभी एनसीईआरटी ने क्या हुआ था, कपड़े पहना दिए थे भाई। ठीक है, ध्यान रखना, इसको त्रिभंग मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा दाढ़ी वाले पुरुष की भी मूर्ति मिली हुई है, दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति भी मिली हुई, मूर्ति भी मिली हुई। ठीक है, यही पर ध्यान रखना है। इसके अलावा यूनिकॉर्न मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और मोहनजोदड़ो को जो है 1980 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था, इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कब? 1980 में, 1980 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6वां, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है? घाघरा नदी, ब्यास नदी, झीलम नदी या सिंधु नदी? तो यह जो है वो है सिंधु नदी पर स्थित है। अभी अभी मैं बताता भी जा रहा था ये चीज, तो सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ शहरों की बातचीत कर लें हम, जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे नहीं है, ध्यान रखना इसको, ये रावी नदी के किनारे, इसके किनारे, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसके अलावा कालीबंगा जो है वो घाघर नदी के किनारे है, कालीबंगा किसके? घाघर नदी के किनारे है, घाघर नदी के किनारे है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। इसके अलावा रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है, रोपड़
सतलज नदी के किनारे है। और इसके अलावा बनावली एवं राखी गढ़ी जो है वो घग्गर नदी के किनारे ही है। तो ये घग्गर नदी है, इसके किनारे बनावली जो कि राजस्थान में स्थित है, बनावली और राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। तो ये सब घाघरा नदी किनारे है। ठीक है, घाघरा नदी के किनारे कोई भी सिंधु स्थल नहीं है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार कैसा है? आयताकार है, वर्गाकार है, दीर्घवृत्ताकार है या परिपत्र है? तो जो महान स्नानागार है उसका जो आकार है, अगर हम आकार देख लेते हैं, जो लंबाई है वो कितनी है? 11.8 मीटर है। ठीक है, तो जो लंबाई है वो कैसी हो जाएगी? 11.8 मीटर हो जाएगी। मैं एक बार और बना देता हूँ, तो एकदम करेक्टली सीधी बनेगी, थोड़ी सा ध्यान रखना। हाँ, तो इस तरीके से। और इसके अलावा 11.8 मीटर हो जाएगी। कितनी? 11.8 मीटर, 88 मीटर। ठीक है, 8 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा चौड़ाई जो है वो कितनी हो जाएगी? 7.1 मीटर हो जाएगी। तो करीब करीब इतनी मान लो, तो 7.1 मीटर। ठीक है, और 0.1 है, यानी कि 0.1 मीटर है। इसके अलावा जो गहराई है वो गहराई आप अपने हिसाब से कर लो यार। ठीक है, तो इस तरीके से ये बना हुआ है। अब गहराई जो है यहाँ पर, जो गहराई वो 2.43 मीटर। ठीक है, अब गहराई के लिए क्या करूँ मैं, वो मुझे नहीं आता बनाना। ठीक है, तो ये गढ़ क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? गढ़ क्षेत्र में स्थित है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था। गढ़ क्षेत्र जो पश्चिम का एरिया है, तो गढ़ क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? गढ़ क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और यह जो है जली हुई पक्की ईंटों से निर्मित है। अगर कच्ची ईंटों से निर्मित हो जाता तो वैसे भी गीला हो जाता, टूट जाता है। तो जली हुई पक्की ईंटों से निर्मित है, पक्की ईंटों से निर्मित है, जली हुई पक्की ईंटों से निर्मित है। और यहाँ पर जल रिसाव रोकने के लिए, इसमें जो जल रिसाव रोकने के लिए एक चीज का प्रयोग किया गया है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ था। तो यहाँ पर इसके जल रिसाव रोकने के लिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। जल रिसाव रोकने के लिए, रोकने के लिए जिप्सम मोटार, जिप्सम मोर्टार और बिटुमेन, बिटुमेन तारकोल का प्रयोग किया गया था। तारकोल का प्रयोग किया गया था, किया गया। ठीक है, इसके चारों ओर जो है वो कई सारे कमरे भी बने हुए हैं, बरामदे भी बने हुए हैं, तो ध्यान रखना है इसको। अब इसमें कई सारे जो पुरातत्वविद हैं वो कहते हैं कि इसका जो उपयोग है वो बेसिकली धर्म के अनुष्ठान या पवित्र स्नान के लिए किया जाता रहा होगा, ऐसा पॉसिबल भी है। ठीक है, तो इसका आकार कैसा था? आयताकार था। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। सिंधु घाटी सभ्यता के महास्नागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो महास्नागार के बारे में हमें कथन सत्य बताना है। तो इसका उपयोग अनाज भंडार के लिए किया जाता था। इसका जो उपयोग है वो अनाज भंडार के लिए किया जाता था। और इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था। और इसका उपयोग शहर की पानी टंकी के रूप में किया जाता था। ठीक है, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक पूजन के लिए किया जाता था। बता दो यार भाई, इसमें से कौन सा है? तो सत्य कथन पूछा, अनाज भंडार के लिए स्नानागार का उपयोग कब से किया जाने लगा? ये तो सिर्फ हमारे इंडिया में अभी हो सकता है, जैसे मध्य प्रदेश में होता था कि जो वॉशरूम बनते थे, ठीक है, जो सरकार के द्वारा फ्री बनाए गए थे, तो वहां पे कई सारे अपना या तो भंडारण कुछ बना के रखे हुए थे, तो अनाज का भंडारण नहीं कर देते थे वो लोग। ठीक है, तो ये वाला गलत है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो महान सभ्यताओं में से एक काउंट हो जाती है। उस समय की सभ्यताओं में से बहुत आगे थी, बहुत आगे दूरदर्शिता थी, साइंटिफिक सोच थी, जो आज की वर्तमान सोच में भी देखने को नहीं मिलती आपको। ठीक है, इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था। तो ऐसा नहीं है खेती के लिए माना स्नागार का उपयोग कैसे, इसका उपयोग शहर की पानी बिल्कुल भी नहीं किया जाता था। तो इसका समता उपयोग जो है धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। एकदम सही है, तो डी नंबर सही हो जाता था। ठीक है, तो इसका जो सही है, अब बाकी मैं आपको बताया हुआ था, जो दीवारें हैं तो दीवारों पर जलरोधी परत बनाने के लिए बिटुमेन यानी तारकोल का लेप किया गया था इसको। तो दीवारों पर जो है, दीवारों पर जलरोधी परत बनाने के लिए, जलरोधी परत के लिए, परत के लिए बिटुमेन, बिटुमेन या तारकोल का लेप किया गया था। तारकोल का लेप किया गया था, लेप
किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। महान अन्ना नगार किस सभ्यता के सबसे बड़े अन्ना नगारों में से एक है? तो महान अन्ना नगार जो है वो किस सभ्यता के सबसे बड़े अन्ना नगारों में से एक है? तो यह जो है वो है सिंपल है। जो असना की सभ्यता के सबसे बड़े नगारों में से एक है, तो वो है हड़प्पा सभ्यता। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो स्थल में सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, महान नगार जो ग्रेट ग्रेनरी है, जो ग्रेट ग्रेनरी थी, ग्रेट ग्रेनरी है ये, यह हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल पर सबसे बड़ी इमारत है। तो मोहनजोदड़ो में स्थित, मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे बड़ी इमारत है। स्थित सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट को अच्छे से रख लेना है। इसका जो आकार है वो कैसा है? आयताकार है। आकार कैसा है? आयताकार है। ठीक है, और अनाज भंडार के लिए उपयोग किया जाता था। और हड़प्पा स्थल जो है, हड़प्पा नामक स्थल भी है, ठीक है, वहां पर एक पंक्ति में 6 गोलाकार ईंट मंच यानी कि थ्रेसिंग फ्लोर टाइप के बनाए गए हैं। इस टाइप के बने हुए हैं ऐसे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो इस तरीके की गैलरी भी बनी हुई है, यानी कि थ्रेसिंग फ्लोर बने हुए हैं टाइप का। ठीक है, तो एक प्रकार से जब अन्नानागार बनना है ना, तो मतलब अन्नानागार का मीन्स ये हुआ कि बहुत ज्यादा कृषि अधिशेष बसता था, जहां पर एक प्रकार से कृषि होती थी। ठीक है, तो अनाज प्रबंधन करने के लिए सब कुछ बनाए जाते थे कि भाई हमें अन्नानागार की आवश्यकता पड़ सकती है और हमें अपने अनाज को रखना पड़ेगा, तो उसके लिए एक अन्नानागार बनाया जाता था। जैसे कि आज के समय पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे, अब यहाँ पर एक चीज और, एक कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते थे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे देखो कि जब आपको पता है इंडिया में लाइक बहुत सारा कृषि अधिशेष है, तो जैसे ही जैसे खेती होती है, अप्रैल मई जून में कटाई होती है। ठीक है, अप्रैल में। ठीक है, अब इसके बाद जब रबी की फसल की कटाई हो चुकी होती है तो जून में आती है बारिश। ठीक है, अधिकतर सारे जो, जैसे मेरे मध्य प्रदेश में आसपास के मैं देखता हूँ कई बार जाते हुए, जब घर जाता हूँ ऐसे टाइम पे, तो यहाँ पर देखता हूँ कि सड़कों के किनारे बहुत सारे वो बना दिए हैं और उस पे क्या है, पतली सी पन्नी लगा दी। आंधी की वजह से वो पन्नी बढ़ जा रही है, तो एक बहुत सारा अनाज या तो सड़ जा रहा है या खराब हो जा रहा है। तो एक पर्याप्त इनके पास कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज का सिस्टम ही नहीं है, वर्तमान में स्थिति है। जबकि वहीं पर उस सभ्यता में, उस टाइम की सभ्यता में आप ये देखोगे तो उन पे ये सुविधाएं रखी गई थी ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो सिंधु नदी के तट पर नहीं है, हमें ऐसा स्थल का नाम बताना है। एक एक करके अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहले जैसे चहुंदड़ो आता है, तो चहुंदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कोट दीजी भी जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। बट जो रोपड़ है, रोपड़ कहाँ पर स्थित है? सतलज नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? सतलज नदी के तट पर, सतलज नदी। अब यह जो कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित, पंजाब का स्थल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, रोपड़ से जो है हमें कुत्ते के साथ मानव दफन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो रोपड़ से हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं वो देखा जाए थोड़ी सा। ठीक है, तो रोपड़ से हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले कुत्ते के साथ, कुत्ते के साथ, जैसे आजकल कुत्ते लवर नहीं होते हैं लोग, डॉगी लवर, सॉरी कुत्ता लवर क्या है यार, हमारा भाई कुत्ता नहीं कह सकते भाई, इसको डॉग ही कहना है, टॉमी, टॉमी लवर्स जो होते हैं, तो कुत्ते के साथ मानव दफन के साथ, मानव दफन के साथ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अंडाकार दफन भी है। यहाँ पर अंडाकार दफन, गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं के साक्ष्य, तांबे के औजार मिले हैं, तांबे के औजार मिले हुए हैं, वीणा वादनी मिली हुई है, और एक वीणा बजाती हुई महिला की मूर्ति भी मिली हुई है यहाँ पर। तो वीणा वादनी, वीणा वादनी यानी कि वीणा बजाती हुई महिला की मूर्ति, वीणा बजाती हुई महिला की मूर्ति, महिला की मूर्ति के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। ठीक है, और एक प्रकार से कह सकते हो, एक और कहा जाता है इसके लिए कि जो रोपड़ था वो स्वतंत्र भारत में खुदाई किया गया पहला हड़प्पा स्थल में से एक था। तो 10वें का सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल, हड़प्पा स्थल, अफगानिस्तान में स्थित है? तो देखो, अफगानिस्तान में स्थल हैं वो दो स्थल हैं।
कौन से हैं? एक तो सोर्तुगोई और दूसरा है मुंडीगाक। कौन सा? सोर्तुगोई और मुंडीगाक। इनमें से कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है सोर्तुगोई, तो ए नंबर सही हो जाएगा, सोर्तुगोई। ठीक है, अब सोर्तुगोई जो है वो अफगानिस्तान में तो स्थित है। ठीक है, आमू दरिया यानी कि ऑक्सस नदी है एक, आमू दरिया कहा जाता है जिसको, आमू दरिया, ऑक्सस नदी, ऑक्सस नदी के पास स्थित, नदी के पास स्थित है। तो ऑक्सस नदी के पास स्थित यह जो है एक प्रकार से व्यापारिक उपनिवेश रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, ऐसा साक्ष्य मिले हैं इसके। ठीक है, यहाँ पर देखो एक और चीज है, यहाँ पर कुछ चीजों के बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हुए हैं जो आपको अच्छे से याद कर रखना है सोर्तुगोई के बारे में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हमें जो है नहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं, नहरों के निशान देखने को मिलते हैं, तो नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। अभी यहाँ से एक पत्थर का इंपोर्ट किया जाता था, लेके आया जाता था, वो था लेपिस लाजुली। जैसे कि आजकल पन्ना जिले में हमारे पास लेपिस लाजुली में हीरा मिलता है। ठीक है, तो लेपिस लाजुली ऐसा होता था, लेपिस लाजुली। ठीक है, जो कि एक प्रकार से मूल्यवान नीला पत्थर होता था, काफी मूल्यवान होता था, तो मूल्यवान नीला पत्थर होता था। तो इसके भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, अन्य स्थलों में अगर देखा जाए तो मुंडीगाक है, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, मुंडीगाक, मुंडीगाक। ठीक है, तो ये दोनों स्थल हैं। बालाकोट जो है वो, बालाकोट कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, नागेश्वर जो है वो कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा संस्कृति का स्थल हड़प्पा स्वतंत्रता पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया गया था? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया गया था हड़प्पा संस्कृति का स्थल? हड़प्पा स्वतंत्रता पूर्व आपको बताना है। तो सिंपल है, हड़प्पा स्थल जो है आजाद पाकिस्तान प्रांत में मिला हुआ था, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तभी मिला हुआ था। तो अगर कहा जाए तो पंजाब में मिला हुआ था। कहाँ पर? पंजाब में। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा सही आंसर? ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब यह जो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में, अगर वर्तमान की बात करें हम, तो वर्तमान में जो है पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में भी पंजाब है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत में स्थित है और रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है अच्छे से। और बाद में जो है 1947 में पाकिस्तान के एक यहाँ पर जो जिला है पंजाब प्रांत का, कौन सा जिला हो जाएगा? शाहीवाल जिला हो जाएगा। तो इस शाहीवाल जिले में स्थित है। अब जब इसकी जो खुदाई हुई थी तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी, आया राम गया राम, तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। बाकी यहाँ पर देखो अन्ना नागार के साथ मिलते हैं, एक ही पंक्ति में 6 अन्ना नागार हैं। ठीक है, कुंवारी देवी की मोहरें मिलती हैं, कुंवारी देवी की मोहरें मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा ताबूत दफन के साथ मिलते हैं, ताबूत दफन के साथ मिलते हैं। और भी वैसे यहाँ पर गेहूं जौ के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो 12वें का जो है वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का, अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित हैं? तो अधिकांश के बारे में पूछा हुआ है कि ऐसा कुछ अपवाद भी होंगे, तभी तो इसने अधिकांश पूछा हुआ है। तो जो अधिकांश स्थल है वो 2 भागों में बांटा हुआ है। कितने? 2 भागों में बांटा हुआ है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था पहले ही। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा, तो ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके नाम आपको जरूर याद करके रख लेने, इस तरीके से, ये पूर्वी भाग और ये वाला पश्चिमी भाग। तो 2 भागों में 78 जगह बटा है। लेकिन धोलावीरा एक स्थल है जहाँ पर 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और चहुंदड़ो जो है जहाँ पर कोई गढ़ भी नहीं है, तो एक ही भाग है वहां पर। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा सभ्यता के महान स्नानागार के पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से किस बंधन सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो जो महान स्नानागार बनाया गया था उसके लिए किसी न किसी का प्रयोग किया गया था। तो 2 चीजों का प्रयोग किया गया था यहाँ पर। सबसे पहले ईंटों को जोड़ने के लिए, जो ईंटों को जोड़ने के लिए, ईंटों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए जिप्सम मोटार का प्रयोग किया गया था। किसका? जिप्सम
मोटार का यूज किया गया था। ठीक है, और वहीं पर अतिरिक्त जो जो जल रिसाव है, तो जल रिसाव रोकने के लिए दीवारों पर जो है बिटुमेन यानी तारकोल की एक प्रकार से परत लगाई गई थी। ठीक है, तो दीवारों पर जो जल रोधी परत बनाया जा सके, जो मैं ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ था, तो दीवारों पर जल रोधी परत के लिए, जल रोधी परत के लिए, परत के लिए क्या हुआ हो जाता था, बिटुमेन या तारकोल की परत लगाई जाती थी। बिटुमेन या तारकोल की परत लगाई गई थी। तारकोल की परत लगाई गई थी, लगाई गई थी। ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पर जो धौलावीरा है, तो धौलावीरा में जो ईंटों का प्रयोग हुआ था ना, वो पता है, जो मोहनजोदड़ो में ईंटों का प्रयोग हुआ था वो पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। बल जो धौलावीरा में ईंटों का प्रयोग हुआ है वो हुआ है धूप में सुखाई गई ईंटों का अधिक प्रयोग हुआ है। किसमें? धूप में सुखाई गई, सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है, ईंटों का प्रयोग। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट को रखना है। तो 14वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जिप्सम मोटार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। महान स्नानागार के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई से मिले हुए हैं? तो महान स्नानागार कब से चर्चाओं में चल रहा है? तो ग्रेट वॉथ है जो, उसके साक्ष्य जो है हमें सबसे पहले कहाँ, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। बाकी इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 11.88 मीटर यानी कि 8 मीटर जो है वो लंबाई, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई जो है 2.43 मीटर है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो महान स्नानागार ग्रेट वॉच जो है मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिले हुए हैं। लोथल में भी एक स्नानागार मिला है जो छोटा है। ठीक है, और मतलब आकार में बहुत छोटा है। तो लोथल से भी स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं, लोथल से भी स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं, स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर गोदीवाड़ा यानी डाक यार्ड के भी साक्ष्य मिलते हैं। गोदीवाड़ा आजकल का गोदी मीडिया नहीं है, गोदीवाड़ा है, यानी कि डाक यार्ड के साक्ष्य मिलते हैं, डाक यार्ड के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कालीबंगा है, तो कालीबंगा से हमें क्या मिलते हैं, 7 अग्निवेदिकाएं मिलती हैं, 7 अग्निवेदिकाएं कोई साक्ष्य मिलती हैं, वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। और इसके अलावा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जो ऑलरेडी बताया हुआ मैंने, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं, साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। तो 15वें का आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित में से किस समूह में अग्नि वेदियां पाई गई हैं? तो किस समूह में जो है अग्नि वेदियां पाई गई हैं? तो सिंपल है, देखो अगर अग्नि वेदियों के बारे में बताया जाए तो अभी भी मैंने बताया हुआ आपको, कालीबंगा के बारे में बताया है कि 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हुई हैं यहाँ से। इसके अलावा एक और स्थल है वो है लोथल, तो लोथल से भी हमें अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा, कालीबंगा और लोथल हो जाएगा। तो 2 स्थलों से हमें कह सकते हैं अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। अब जो लोथल में मिली हुई है वो घरों में अग्नि वेदिकाओं के साथ मिलते हैं। तो लोथल से जो है घरों में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, घरों में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हुई हैं। ठीक है, इसी का मतलब आशा तो निकलता है कि जो खेती सिंधु घाटी सभ्यता में है, घर में भी अग्नि पूजन का एक प्रकार से प्रचलन था। अगर देखा है तो जब अग्नि वेदिकाएं मिल रही तो इनका यूज ही क्या है, यही तो यूज है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। कालीबंगा से जो जुते हुए खिस के साक्ष्य मिले हुए हैं ना, वो दुनिया में सबसे प्राचीन तब के साक्ष्य हैं भारत में जो मिले हुए हैं। ठीक है, ए नंबर सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो जो किस शहर में स्थित है, तो देखो जो धौलावीरा है यह गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले के खादर द्वीप में स्थित है, खादर द्वीप में स्थित है, खादर द्वीप में स्थित है। ठीक है, और 2021 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, तो गुजरात के जो धौलावीरा है इसको 2021 में जो है यूनेस्को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, घोषित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना इसको। अब जो धौलावीरा है ना, ये 3 भागों में विभाजित था, गढ़, मध्यनगर और निचला नगर। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो है विशाल जल भंडार
या एक प्रकार से विशाल जल भंडार के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, ठीक है, वाटर रिजर्वायर के साक्ष्य मिले हैं। तो धौलावीरा से हमें विशाल जल भंडार, वाटर रिजर्वायर के साक्ष्य मिलते हैं, रिजर्वायर के साक्ष्य मिलते हैं विशाल जल भंडार के। इसके अलावा यहाँ से एक विशाल शिलालेख यानी साइन बोर्ड भी प्राप्त हुआ है, जो कि सिंधु लिपि में है। किसमें? सिंधु लिपि में, जो कि हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ध्यान रखना इसको। तो विशाल शिलालेख, शिलालेख एक यानी साइन बोर्ड भी मिला हुआ है, साइन बोर्ड ही मिला हुआ है, जो कि क्या है? सिंधु लिपि में, सिंधु लिपि में, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अधिकांश हड़प्पा मोहरें किससे बनी हुई हैं? तो जो हड़प्पा मोहरें हैं वो किससे बनी हुई हैं? तो ये देखो, इसके लिए जो हड़प्पा मोहरों के लिए एक पत्थर का प्रयोग हुआ है, इस पत्थर का नाम था सेल खड़ी, है ना, कि एक प्रकार का सॉफ्ट स्टेलाइट यानी कि सॉफ्ट स्टोन टाइप का होता था, ठीक है। तो इसको स्टेलाइट भी कहते हैं, स्टेलाइट भी कहते हैं, स्टेटेलाइट कहा जाता है, सेल खड़ी स्टेटेलाइट कहा जाता है, स्टेटलाइट, TLITE स्टेटलाइट कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी मतलब अन्य चीज़ों की भी मोहरें मिली हुई हैं, जैसे टेराकोटा की भी मोहरें मिली हुई हैं, टेराकोटा की मोहरें मिली हुई हैं, सोना की मिली हुई हैं, ठीक है, एगेट की मिली हुई हैं, इसके अलावा चर्ड की मिली हुई हैं, और हाथी दांत से भी बनी मोहरें प्राप्त, हाथी दांत से भी मिली मोहरें प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब मोहरों पर जैसे पशुपति हो गया, जैसे आदि से हो गया, भैंस हो गया, हाथी हो गया, बाघ हो गया, गैंडा हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, हिरण हो गया, नाव हो गया, इन सबके चित्र यहाँ पर मिलते हैं, मोहरों से हमें मिलते हैं चित्र, ठीक है। और एक बहुत प्रसिद्ध मोहर भी मिली हुई है, जिसको पशुपति मोहर भी कहा जाता है, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। और जैसे जब मोहरों का प्रयोग होने लगा था ना, तो इसका मतलब ये है कि एक स्टेबल जो है व्यापार हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। और इन मोहरों का प्रयोग अगर देखो इसमें, जैसे अगर देखा जाए तो अगर पशुपति शिव है, जो आदि शिव हैं, उनकी अगर उसमें चित्र मिलता है, तो इसका मतलब वो उसका प्रयोग जो है धार्मिक कार्यों में भी होता था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना गढ़ के पाया गया था? तो अभी भी मैंने बताया हुआ था, चौंदड़ो है ऐसा शहर है जहां पर सिटाडेल मौजूद नहीं है। अब जैसे चौंदड़ो की जो खोज है, चौंदड़ो की खोज कब हुई थी? 1931 में हुई थी, ठीक है। और किसने की हुई थी? NG मजूमदार ने की हुई थी। किसने? NG मजूमदार ने की हुई थी, NG मजूमदार ने की हुई थी, ठीक है। यहीं पर ध्यान रखना है आपको। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है, ठीक है। और यह एक मुख्यतः क्या है? विनिर्माण स्थल है। यहाँ पर शिल्प उत्पादन, धातु उपकरण निर्माण, मन का निर्माण, मोहर निर्माण, इन सबके बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर कहा जाएगा तो यहाँ पर शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। शिल्प कला केंद्र भी था ये, शिल्प उत्पादन केंद्र, उत्पादन केंद्र था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे अन्य प्रमुख शहर थे, जैसे हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, लोथल था, बनावली था, इन सब में गढ़ मिले हुए हैं। अब एक और चीज है, जैसे धौलावीरा है, मैंने बताया हुआ था, उसको 3 पार्ट में बताया बांटा गया था, गढ़, मध्यनगर और निचला नगर, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है 19 का क्या हो जाएगा? चौंदड़ो सही आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गढ़ क्षेत्र में एक विशाल मिट्टी का मंच है जो 6 मीटर ऊंचा और सभी निर्माणों का आधार किससे बना हुआ है? तो गढ़ क्षेत्र में पूछा हुआ है। अब जो गढ़ क्षेत्र के जो विशाल मंच बने हुए हैं, विशाल मिट्टी से बना हुआ मंच है, वो हड़प्पा नगरों में बना हुआ है, अधिकतर क्षेत्रों में, गढ़ क्षेत्र में, ठीक है। और यह जो है वो 6 मीटर ऊंचा होता था, जो समस्त निर्माण कार्यों का एक प्रकार से आधार होता था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? 6 मीटर ऊंचा था, तो एक प्रकार से यह ईंटों से बना होता था। किससे? ईंटों से बना होता था। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा कि ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। अब यहीं पर जो पकी हुई ईंटों का एक प्रकार से व्यापक अनुपात भी होता था। अब देखो, व्यापक उपयोग होता था ईंटों का। अब ईंटों का जो साइज होता था ना, ईंटों का जो अनुपात, तो ईंटों का अनुपात जो है सामान्य तौर पे कितना होता था? सामान्य तौर पर जो है 1:2:4, यानी कि मोटाई
चौड़ाई, मोटाई, चौड़ाई और लंबाई, मोटाई, चौड़ाई और लंबाई होती थी। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। और एक मानकीकृत निर्माण पद्धति को दर्शाता है। क्या है? मानकीकृत निर्माण पद्धति को एक प्रकार से दर्शा रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में गढ़ का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा है जो हड़प्पा सभ्यता में गढ़ का हिस्सा ही नहीं था? ठीक है, अब अनाज के भंडार गाय जो ग्रेनरी होती थी वो यहीं पे ही होती थी। 100% सही भाई। ठीक है, महत्वपूर्ण लोगों के लिए विशाल स्नानागार होता था, ये भी सही है भाई, यहाँ पे ही होता था। ठीक है, धार्मिक समारोह के लिए अग्नि वेदियां भी मिलती हैं, एक भी सही है। ठीक है, जनता के लिए आवासीय भवन यहाँ पर नहीं होते थे। ठीक है, जो निचला नगर होता था वहां पर सामान्य नागरिकों के घर होते थे, कारीगरों की कार्यशालाएं होती थी, बाजार होते थे, सब क्या होता था निचले नगर में होता था। ठीक है, अगर आप न्यू दिल्ली जाओगे तो आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, वहां पर बाजार नहीं लगता है कि भाई गुरुवार को बाजार लग रहा हो कि आलू ले लो 2 4 किलो 3 किलो। ठीक है, तो वो सब वहां नहीं लगता है न्यू दिल्ली में। अब पीएम आवास के बाहर कोई हाथ ठेला वाला चलाते जा रहा है, आलू ले लो, आम ले लो, चूस के खाओगे आप, तो वो सब नहीं चलता है वहां पे। ठीक है, पीएम आवास के बाहर। ठीक है, तो जनता के लिए जो है आवासीय भवन, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता के मेहर स्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मकान के अवशेष पाए गए थे? तो हड़प्पा स्थल में जो किस प्रकार के अवशेष पाए गए थे, मकान के अवशेष पूछा हुआ है इसने, जो मेहरगढ़ से मिला हुआ है, मेहरगढ़ स्थल से। तो अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर त्रिकोणीय गोलाकार बिल्कुल नहीं मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अधिकतर जो मकान होते थे ना वो बेसिकली आयताकार मिले हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अधिकतर मकानों की बातचीत कर रहा हूँ मैं, कुछ हो सकते हैं अपवाद भी हैं। ठीक है, त्रिकोणीय गोलाकार बिल्कुल भी नहीं है, आयताकार या गोलाकार बिल्कुल भी नहीं है, तो एक प्रकार से वर्गाकार या आयताकार मिले हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, गोलाकार या चौकोर ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ है। अब मैं पहले भी बताया हुआ था कि जो मेहरगढ़ है वो नवपाषाणकालीन स्थल है, और यहाँ पर जो कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं, गेहूं, जौ, कपास के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, तो यहाँ से जो है कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिलते हुए हैं, और यहीं से जो है पशुपालन के भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और मेहरगढ़ स्थल को जो है हड़प्पा सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। मेहरगढ़ की जो खुदाई है, खुदाई 1974 में फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे जीन फ्रांसोइज जॉर्ज ने की हुई थी। किसने की हुई थी? 1974 में। इनका नाम जरूर आपको याद रखना है। फ्रांसीसी पुरातत्वविद, पुरातत्वविद जो थे वो थे कौन थे? जीन फ्रांसोइज, फ्रांसोइस जॉर्ज ने की हुई थी, जॉर्ज ने की हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा वासी भारत में वर्तमान में किस राज्य से सोना लाते थे? तो सोना के बारे में पूछा गया है, किस राज्य से लाते थे। आजकल भी सोना एक ही जगह से तो निकल ही रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो जो वर्तमान में किस राज्य से सोना लगाया जाता था? कर्नाटक से। कर्नाटक की कौन सी खानों से? कोलार क्षेत्र से, कोलार की खानों से लाया जाता था। ठीक है, अब लोहे, देखो लोहे के तो यहाँ पे साक्ष्य मिले नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे तांबा हो गया, कांस हो गया, लोहा, सॉरी लोहा नहीं, चांदी हो गया, शीशा हो गया, इन सबसे वो जानकार थे, उन सबको जानते थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कुछ अगर धातुओं के अगर स्रोतों की बात करें हम, जैसे तांबा है, तांबा कहाँ से? राजस्थान से ही आता था। ठीक है, अब जैसे चांदी है, चांदी थोड़ी बाहर देशों से भी आती थी, जैसे अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान है, ठीक है, ईरान है, इराक है। इसके अलावा शीशा जो है, शीशा हमें कहाँ से मिलता था? कश्मीर से और राजस्थान से, कश्मीर से और राजस्थान से। इसके अलावा लेपिस लाजुली के बारे में आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि वो कहाँ से? अफगानिस्तान से मिल रहा था। बाकी यार देखो, हड़प्पा सभ्यता के व्यापार जो है वो मेसोपोटामिया यानी सुमेरियन सभ्यता से भी होता था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर जो है वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा शहरों में हथियार और उपकरण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता था? तो इसने पूछा निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता था हड़प्पा शहरों में हथियार उपकरण बनाने के लिए। तो देखो, जो हड़प्पा सभ्यता में हथियार उपकरण बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता था वो थी तांबा और टिन, यानी कि मिश्रित धातु होती थी जो कांस्य से संबंधित थी, कांस्य धातु निकल के आती थी। तो कौन सी इसमें है? हथियार उपकरण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता था? तो वो था तांबे का यूज किया जाता था, प्लस टिन,
और मिल के निकलती थी कौन सी, कांसे की धातु निकलती थी, यानी कि कांस निकलता था, यानी कांसा निकल रहा होता था। और जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है इसको, कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता था। ठीक है, बाकी यहाँ से जैसे अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता से, तो हमें कुल्हाड़ी, चाकू, मछली काटने का कांटा हो गया, तीर आदि सब वहाँ ये सारे सारे उपकरण होते थे, ये सब तांबे या कांसे से बने होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा कालीन शहर नहीं पाए गए हैं? तो हड़प्पा कालीन शहर नहीं पाए गए हैं, ऐसा कौन सा स्थल है? तो देखो, जैसे गुजरात है, ये प्लेन एरिया है। ठीक है, गुजरात प्लेन एरिया है, राजस्थान प्लेन एरिया है, हरियाणा भी प्लेन एरिया है। तो ये जो है प्लेन एरिया में ये सारे स्थल मिले हुए हैं। ऐसा कोई भी स्थल नहीं है जो उत्तराखंड से हमें मिला हुआ है, तो अभी तक कोई भी स्थल नहीं मिला है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब गुजरात से हमें कौन कौन से मिलते हैं, अगर गुजरात से हम अगर देखें तो गुजरात से धौलावीरा हो गया, गुजरात से धौलावीरा है, सुरकोटदा है, लोथल है, ये सारे के सारे स्थल हैं। राजस्थान से जैसे आ जाएगा तो राजस्थान से बहुत सारे स्थल मिलते हैं। कालीबंगा आ जाएगा तो हमें वो राजस्थान से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा से बलावली आ जाएगा, वो हरियाणा से आ जाएगा। काकीगढ़ी है, वो भी हरियाणा से आ जाएगा। तो ऐसे स्थल जो है वो हमें हरियाणा से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर कच्छ के रण में खादर बेट पर स्थित है और 3 भागों में रहते थे? अगर आपने ये पढ़ा हुआ है कि 3 भागों में रहते थे तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें कौन सा है? धोलावीरा। और चौनरो एक ऐसा स्थल है जहां पर कोई भी गढ़ नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है अच्छे से। और कच्छ के रण में खादर बेट में स्थित है, यानी कि सीधा सीधा धोलावीरा को धमकी मिली हुई थी कि भाई देखो, खादर बेट में आप लोग स्थित है, आप यहाँ पर पहुंच जाओ। ठीक है, तो धौलावीरा में स्थित है। ठीक है, तो एकमात्र नगर है ये, तो 3 भागों में विभाजित है, गढ़, मध्यनगर और निचला नगर। जो अन्य नगर है वो केवल 2 भागों में विभाजित हैं। तो आपको इसको याद रखना है अच्छे से। तो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 1945 में अर्नेस्ट मैकी ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियां किस प्रकार की ईंटों से बनी होती थी। तो देखो, जो इसने पूछा है लोथल में जल निकासी के लिए कौन सी मिट्टी की किस प्रकार की ईंटें बनी होती थी, लाल बनी होती थी, पकी होती थी, या मिट्टी होती थी, या बलुआ पत्थर की होती थी, किस प्रकार की नालियां बनी थी? तो देखो, नाली में जो ईंटों का प्रयोग हुआ है, पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। कैसी? पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। अगर नालियों में भी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता तो पता चला कि नाली धीरे धीरे वो बहते बहते सारी ईंटें ईंटें ही बह गई पानी बनकर, यानी कि मिट्टी बनकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जल निकासी की हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था बहुत उत्तम थी, बहुत आगे लेवल की थी। घरों से जो नालियां निकलती थी वो छोटी नालियों में माध्यम से पहुंचती थी, और फिर वो छोटी नालियां होती थी वो जाके मुख्य नाली में मिल जाती थी। तो भूमिगत नाली में ये सब कुछ हो रहा होता था। अब लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल जो है वो किसके नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पर विशाल गोदीवाड़ा, टेराकोटा, जहाज, अन्य वेदिका, संयुक्त दफन और चावल के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा सभ्यता की इमारतों और संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए एक शिक्षक को अपने छात्रों को भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की यात्रा पर ले जाना चाहिए? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आप ले जा सकते हो, आप पहुंचोगे कि वहां पर बहुत सारे स्थल मिल जाने चाहिए? तो देखो, अगर आप इमारतों और संरचनाओं के बारे में बताना चाहते हैं तो किसी को भी गुजरात या राजस्थान ले जाओ, पर्याप्त ऐसे हड़प्पा स्थल मिल जाएंगे जहां पर आप उनको उनका मतलब कह सकते हो अध्ययन कर सकते हो, उसकी संरचनाओं को देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे धोलावीरा आ जाएगा सबसे, गुजरात में जो है, गुजरात में आ जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा भी आ जाएगा। यहाँ से लोथल का भी साक्ष्य मिलता है, लोथल नामक एक स्थल है। सुरकोटदा है, सुरकोटदा है। इसके अलावा रंगपुर है, रंगपुर है। ठीक है, राजस्थान की अगर बात करें तो हमें राजस्थान से जैसे कालीबंगा है, एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से हमें अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनके बारे में बता चुका हूँ। जैसे सिक्किम, त्रिपुरा, यहाँ से कोई साक्ष्य मिलता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर कोई भी स्थल ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में मोहनजोदड़ो से निकलने वाली नदियों में किस किस दरवाजे थे जो संभवतः रात में बंद कर दिए जाते थे? तो निकलने वाली नालियों में पूछा हुआ है कि ऐसे किस चीज के दरवाजे होते थे? तो देखो, जो दरवाजे होते थे वो लकड़ी के दरवाजे होते थे। किस चीज के? लकड़ी के दरवाजे होते थे, इनको रात में बंद कर दिया जाता ताकि जैसे यहाँ पर कस के निकलने वाली नालियों में
तो इसमें जो है लकड़ी के दरवाजे होते थे, इनको रात में बंद कर दिया जाता था ताकि जो आवारा तत्व होते थे वो रास्ते के में शहर में प्रवेश ना कर सकें। इस साफ साफ लिखा हुआ था, जो कि एक प्रकार से उन्नत नगर नियोजन या सुरक्षा व्यवस्था का प्रमाण भी बता रहा होता है। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो की सबसे जल निकासी प्रणाली है ना, वो सबसे विकसित प्रणालियों में से एक थी। ठीक है, उनको नियमित साफ सफाई तक होती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा नगर नियोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गलत हैं? तो कौन से कथन हैं जो गलत हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश नगरों में गढ़ मौजूद है। बात एकदम सही है भाई, अधिकांश नगरों में गढ़ मौजूद है। ठीक है, एकदम सही है। ठीक है, तो एकदम सही है वाला। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक मंदिर होता है, बिल्कुल गलत है भाई, मंदिर तो है ही नहीं है यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक इमारत बलुआ पत्थर यहाँ पर कहाँ मिल जाएगा? तो ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम ही नहीं। तो गलत कथन पूछा हुआ है, तो ए, दो और तीन गलत है, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, सही कथन हमें देखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न भंडार केवल हड़प्पा में ही पाए गए थे। तो अन्न भंडार जो है वो केवल हड़प्पा में ही पाए गए थे। ठीक है, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा, केवल और केवल यहाँ नहीं पाए गए थे। हड़प्पा संस्कृति की लिपि को इतिहासकारों ने समझ लिया है। कब समझ लिया भाई, ये तो हमको ही पता नहीं है। हड़प्पा स्थलों में दफनाने को पर मृतकों को आमतौर पर गड्ढों में दफनाया जाता था। तो ये पॉसिबल है भाई, आमतौर पर दफनाया ऐसे ही जाता था। इनके साथ और भी वस्तुएं रख दी जाती थी, जैसे मृदभांड हो गया, आभूषण हो गया, दैनिक उपयोग की कोई वस्तु, इन सबके साथ इनको रखा जाता था। ठीक है, अब जो हड़प्पा संस्कृति केवल सिंध और पंजाब तक फैली हुई है, तो ये भी गलत हो जाएगा, सिंध और पंजाब तक नहीं फैली है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी फैली हुई है। ठीक है, अब जो लिपि है वो किस प्रकार से थी? चित्रात्मक लिपि है और वॉस्ट्रोफेडन शैली में स्थित है। ठीक है, जो लिपि है हड़प्पा संस्कृति की लिपि, ये किस तरीके की है? चित्रात्मक, यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि है, और जो है वस्ट्रोफेडन शैली, वस्ट्रोफेडन शैली। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? सही सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? सही सी नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा सभ्यता में इमारतों के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था? तो किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था इमारतों के निर्माण में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा हुआ है। जैसे इसमें लकड़ी का यूज किया जाता था, एकदम श्योर। जिप्सम मोटार का मोहनजोदड़ो में यूज किया, पकी हुई ईंटों को काली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह पे हुई है। जैसे लोहा, इसके कोई तो साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि लोहे का जो काल है वो 1000 ईसा पूर्व है, 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो 32 का सही आंसर जो है वो भी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा उत्खनन स्थलों में नहीं पाया गया था? तो क्या हड़प्पा स्थलों में नहीं पाया गया है वो आपको बताना है। तो देखो, यहाँ पर आवास गृह आपको मिलता है, आराम से मिलता है, इसकी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आवास गृह के साक्ष्य मिलते हैं। सार्वजनिक जो अस्पताल है इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, सार्वजनिक अस्पताल के कोई भी साक्ष्य नहीं मिल रहे होते हैं। सार्वजनिक स्नान के साक्ष्य मिलते हैं, सार्वजनिक भवन के भी साक्ष्य मिलते हैं, सारे के साक्ष्य हमें साक्ष्य मिल रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कोई भी राजमहल के भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि जो हमें शासन, प्रशासन, धार्मिक, ढांचे का बदला मिलता है उस पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से चलता है, कोई लिपि के माध्यम से पता नहीं चलता। ठीक है, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा सभ्यता के महान स्नानागार पर दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो महान स्नानागार के बारे में कथन दिए गए हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। विशाल स्नान घर हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया था। तो विशाल स्नान घर जो है हड़प्पा के मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया था, बात सही है भाई। ठीक है, एकदम। महान स्नानागार को ईंटों से पंक्तिबद्ध किया गया था, प्लास्टर से लेपित किया गया था और प्राकृतिक तार की परत से जरूरी बनाया गया था। तो ये भी सही है, तो दोनों ही सही, कथन एक कथन दो दोनों ही सही है। ठीक है, बाकी हम जो महान स्नानागार है उसके बारे में ऑलरेडी आपको बहुत सारे तथ्य बता ही चुका था पहले ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा सभ्यता के शहरों पर दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो शहरों हैं उन पर दिए गए कथनों पर हमें सही विकल्प का चयन करना है, एक प्रकार से देखते हैं, और स्पेशली किस चीज को? शहरों पर दिए गए। ठीक है, अधिकांश हड़प्पा शहर दो भागों में रहते हैं, उच्च और निचला शहर, एकदम सही है भाई ये वाली बात। पुरातत्ववेत्ता शहरों के निचले हिस्से को गढ़ के रूप में वर्णित करते हैं, तो ये वाला गलत हो गया है, निचले हिस्से को गढ़ के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है, पूर्व है वो पूर्व में स्थित है और बड़ा निचला शहर स्थित है, जो उच्च शहर स्थित है उसको गढ़ के रूप में बताया गया था। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो कथन एक सही है और कथन दो गलत है।
कोई है ऐसा? ऐसा कोई भी नहीं है। अगर देखा जाए तो केवल कथन एक सत्य है, ये वाला सही है। हाँ, केवल दिया हुआ ना, केवल कथन एक सत्य, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था पर दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो जल निकासी व्यवस्था पर दिए गए कथनों पर आधार पर सही विकल्प का हमें चयन करना है, ये करके देख लेते हैं। अधिकांश हड़प्पा शहरों में घरों के बाहर जल निकासी की खुली व्यवस्था होती थी। तो जल निकासी की जो है वो खुली व्यवस्था होती थी, बात हो सकती है सही होती थी, लेकिन इसमें क्या है, घरों के बाहर जल निकासी खुली व्यवस्था, खुली नहीं होती थी, बंद व्यवस्था होती थी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में पानी कचरों के घरों के बाहर स्थित नालियों में निकलकर मुख्य भूमिगत मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। तो बात ये भी सही है, ठीक है। तो केवल दो सही है, केवल कथन दो सत्य है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो घरों से एक प्रकार से निकला जल होता था, कचरे या छोटी नालियां होती थी, इनके माध्यम से क्या होता था, जो मुख्य भूमिगत होता है वो नाली में चला जाता था। और नालियां जो होती थी वो पक्की ईंटों से बनी होती थी। नालियां जो है, नालियां पक्की ईंटों से बनी होती थी, पक्की ईंटों से बनी होती थी, ठीक है। तो बात यहाँ से होती थी, और इनकी जो है नियमित सफाई होती थी, बीच बीच में निक्षर छिद्र भी बने होते थे। तो 36 का सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्राचीन शहर तक्षशिला की अवस्थिति का निरूपण किसने किया हुआ था? तो तक्षशिला की जो अवस्थिति है उसका निरूपण बताना है आपको। तो जो जिसने किया हुआ था उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब तक्षशिला वर्तमान में जो है सरायकला नाम से जाना जाता है स्थानीय स्थल, इसकी पुनः खोज हुई, स्थिति का निरूपण किया गया, ये सब चीजें ध्यान पर दिए गई थी। और जो तक्षशिला था उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में जो है सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है। और इसे जो है 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, सूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्होंने ना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना भी की हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस कालखंड के दौरान चोलिस्तान क्षेत्र में अधिकांश पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थलों का परित्याग कर दिया गया था? तो चोलिस्तान क्षेत्र के अधिकांश जो पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थलों का परित्याग कर दिया गया था। तो चोलिस्तान जो है वो वर्तमान में एक पाकिस्तान का एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता के कई सारे स्थल मिले हुए हैं, ठीक है। 1800 ईस्वी के बाद जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ प्राप्त होता है। और चोलिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ऑलरेडी रेगिस्तान क्षेत्र है, पानी की तो व्यवस्था है नहीं। तो यहाँ से जो है बस्तियां धीरे धीरे और एकदम से सारी की सारी उजड़ने लगी थी और खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखा जाए तो किस कालखंड में, तो ये 1800 ईस्वी के आसपास, लगभग ईसा पूर्व के आसपास लगभग होता था, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में देखा जाए तो कई बार अनुमान लगाया कि जलवायु परिवर्तन हो सकता है, जलवायु परिवर्तन पॉसिबल है। इसके अलावा नदियों के मार्ग बदलना हो सकता है, नदियों के मार्ग में परिवर्तन आ गया हो, मार्ग में परिवर्तन आ गया हो, मार्ग में परिवर्तन आ गया हो। बाढ़ और आर आक्रमण जैसे विभिन्न मत भी यहाँ पर प्रचलित हैं, बहुत सारे अलग अलग मत भी प्रचलित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हुए हैं? तो हमें उस हड़प्पा नगर का नाम बताना है। तो एक ऐसा नगर है जो कि है धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसा नगर है जहां पर मतलब या उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो गढ़ है और जो निचला शहर है वहां पर बहुत बड़े बड़े कुंड या जलाशय के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। तो कई बड़े कुंड और जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं, वह स्थल का नाम है धौलावीरा, जिसकी यहाँ पर जल का संरक्षण किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जल संचयन एवं प्रबंधन प्रणाली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। अब जो हमें ऑलरेडी पता चला, गुजरात के कच्छ जिले में खादर द्वीप पर स्थित है। कौन सा? खादर द्वीप पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। कुछ जैसे नागेश्वर है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागेश्वर जो है गुजरात में स्थित है, यानी कि सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। तो ए का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। आलमगीर जो है वो आलमगीर वो कहाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है।
तो बी का जो है वो पहला हो जाएगा, सी का जो है वो दूसरा हो जाएगा, और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में हो जाएगा, तो डी का चौथा हो जाएगा। कौन सा? ए का तीसरा, तो ए वाला पॉइंट गलत, ए वाला पॉइंट। बी का पहला, तो ए वाला सही है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाकी आपको बताया हुआ था कि आलमगीर, जैसे आलमगीरपुर है वो सबसे पूर्वी शहर स्थल है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के सीप आधारित उत्पादन केंद्र हैं? तो सीप उत्पादन आधारित केंद्र कौन से हैं? जैसे सोरतुघई है, तो सोरतुघई नहीं है ऐसा स्थल, ठीक है। अब जैसे सोरतुघई अफगानिस्तान में स्थित, मुंडीगाक है वो भी अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। और व्यापारिक स्थल है, पेथोलॉजी के साक्ष्य भी मिलते हैं यहाँ पर। और अब जैसे लोथल है तो गुजरात का एक बंदरगाह है, व्यापार और गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। बालाकोट और नागेश्वर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख सील यानी सॉरी सीप जो है, शीप यानी सेल आधारित उत्पादन केंद्र मिलते हैं यहाँ। सेल आधारित उत्पादन केंद्र मिले, ठीक है। अल्लाह है जिनमें धोलावीरा तो ये भी नहीं है, सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? सिंधु घाटी क्षेत्र का उल्लेख जो है वो किस नाम से किया गया है वो बताना है आपको। तो देखो, जो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में नाम मिलता है वो है मेलहुआ, ठीक है। और मेसोपोटामिया जो है वर्तमान में इराक है, और यहाँ पर जो है सुमेरियन अभिलेखों में, कौन से? सुमेरियन अभिलेखों में हमें सिंधु घाटी क्षेत्र को जो है मेलहुआ शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दिलमुन और मकन जो है, मेलहुआ जो है सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्र थे, ठीक है। दिलमुन और मगन, दिलमुन और मगन, ठीक है। अब दिलमुन जो है वर्तमान में बहरीन, और मगन जो है वो वर्तमान में ओमान से इनका नाम जोड़ा जाता रहा है शुरुआत से, ठीक है, ओमान। इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियों और विकसित हड़प्पा सभ्यता के मध्य क्रम भंग को नहीं दर्शाता या दर्शाते हैं? तो क्रम भंग को नहीं दर्शाना है, इसमें सीधा सा है, कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर जलना, तो ए वाला जो है वो नहीं है भाई, ठीक है। कुछ बस्तियों पर परित्याग और हकरा नदी के मार्ग में परिवर्तन, ठीक है। तो एक क्रम भंग को दर्शाते हैं यानी कि सही नहीं है, ठीक है, तो ए वाला गलत हो जाएगा। कुछ बस्तियों का परित्याग ए बिल्कुल भी नहीं है। अब कोट जैसी जो कोट दीजी है वहां पर स्थलों से ऐसे बड़े पैमाने पर आग लगाने के साक्ष्य मिले हुए हैं, जले हुए मलबे की परत मिली हुई, सब मिला हुआ है। और पूर्व हड़प्पा स्थल में कई सारी बस्तियां भी उजाड़ दी गई थी। वहीं पर जो हगरा नदी में मार्ग में परिवर्तन है, जो एक प्रकार से भौगोलिक घटना थी, आरंभिक और विकसित हड़प्पा सभ्यता के बीच के काल में नहीं थी, तो ध्यान रखना है। उत्तर काल में पतन का कारण बनी हुई थी, तो एक क्रम भंग को नहीं दर्शाता है, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। तो केवल 3 डी नंबर सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44। हड़प्पा अंत्येष्टि प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन बताना है, बताना है, ठीक है। हड़प्पा अंत्येष्टि प्रथा के बारे में अगर एक करके देखें हम गलत कथन के बारे में, इन समाधानों में मृतकों को सामान्यतः गर्तों में दफनाया जाता था, बात सही है भाई। समाधान गर्त कई अलग अलग तरीकों से बनाए थे, ये भी सही है। हड़प्पा समाधानों में मृतकों को सामान्यतः गर्तों में दफनाया जाता था। समाधान गर्त कई अलग अलग तरीकों से बनाए गए थे, और समाधानों में कभी कभी आभूषण रखे पाए गए थे, बात ये भी सही है। हड़प्पा वासी मृतकों के साथ दर्पण नहीं दफनाते हैं, तो ये वाला गलत है, ठीक है। तो डी नंबर सही आंसर है, दर्पण भी दफनाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधव श्रृंखला का निर्माण किया गया, समृद्ध जलाशयों के नहर में माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया? तो ऐसा कौन सा स्थल है? ये सब चीजें जो स्थल हो रही हैं जल संचयन जल संबंध प्रबंधन के लिए जाना जाता है, उसका नाम है धौलावीरा। ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया था, ठीक है, तो इसको याद रख लेना अच्छे से। धौलावीरा को जो है 2021 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुएं बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था? तो सीप की वस्तुएं बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था, अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है, तो नाम ऑलरेडी लिया हुआ था। तो सीप बनाने के लिए जो केंद्र था वो था बालाकोट। कौन सा? बालाकोट। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
ठीक है। बालाकोट सीप सेल बनाने का एक केंद्र था ये। और जो बालाकोट था ना, एक तटीय बस्ती थी, ठीक है। अब सीप से क्या बनती थी, जैसे चूड़ियां हो गया, आभूषण होते थे, सब निर्मित होते थे, ठीक है। आमरी जो है 1935 में एनजी मजूमदार ने सिंधु नदी के पास की खोज की हुई थी। एक प्राक हड़प्पा स्थल था, ठीक है। कोट दीजी की जो खुदाई है वो 1953 में हुई थी फजल अहमद खान के द्वारा। फजल अहमद खान के द्वारा फजल अहमद के द्वारा यह भी एक प्रकार से प्राक हड़प्पा स्थल था, यहाँ से जलने के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। लोथल के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हुई है, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञवेदी या फायर अल्टर के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो यज्ञवेदियों के जो साक्ष्य मिले हुए हैं हमें कालीबंगा से मिलते हैं, ठीक है। और लोथल से जो है घरों में अग्निवेदियां मिलती हैं। लोथल में क्या, घरों में अग्निवेदियां के साक्ष्य, घरों में अग्निवेदियों के साक्ष्य, अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांकन हड़प्पा मोहरों पर नहीं दिखाई देता है। तो हड़प्पा मोहरों पर कौन सा रूपांकन नहीं दिखाई देता है वो आपको बताना है। कुबड़ वाला बैल देखने को मिलता है भाई, आराम से मिलता है, सेल खड़ी मोहरों से बने हुआ है, ठीक है। हाथी भी देखने को मिलता है, शेर कहाँ मिलेगा इसमें, तो शेर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। मगरमच्छ देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारे के सारे हमें देखने को मिलता है, बट शेर हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब मोहरों पर जैसे अगर कोई पूछा जाए कौन कौन सा नहीं दिखा, जैसे गाय है, घोड़ा है, ऊंट है, कोई भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो देखो हमने टोटल 48 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अगर अभी तक अगर लास्ट तक आप आ गए और आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हुई है, और अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना है बैच, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ कूपन कोड यूज करना है PYQ50। PYQ50 के नाम से आपको कूपन कोड यूज करना है, और यह बैच आपको 149 का मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसके लिए ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्राइम अकेडमी सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको ये ऐप मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप किसी भी प्रकार से, हाँ, और इनको फ्री वाले दोस्तों के लिए सिंपल है, जो यूट्यूब पर हमसे फ्री पढ़ रहे हैं उनके लिए प्राइम जी स्पेक्ट्रसपीडिया है। जल्द से जल्द यहाँ पर मॉक टेस्ट में मैं सारा का सारा ये मॉक टेस्ट ऐड कर दूंगा इसके लिए। तो आप प्राइम अकेडमी आपको डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है आपकी, किसी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, जिस पर कोई भी आपकी क्वेरीज होगी मैं आपकी सारी की सारी जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लगातार पिछली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। यहाँ पर आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, पॉलिटी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जियोग्राफी, पॉलिटी, जियोग्राफी, और यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा हमारी हिस्ट्री की, ठीक है। तो आप इनको जरूर चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।